नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आय दृष्टि करंट अफेयर श्रृंखला हम लोगों की चल रही है, ठीक है ना। उसी के कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। तो देखिए, पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या है, पॉइंट दिया हुआ है कि गरबा गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। जैसे कि आपको पता है गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। एक गुजरात का नृत्य है, ठीक है। तो देखते हैं, अमूर्त विरासत के अंतर्गत ऐसी परंपराएं सम्मिलित है। मतलब जो अमूर्त विरासत है तो ये है क्या। तो अमूर्त विरासत के अंतर्गत ऐसी परंपराएं सम्मिलित है जिन्हें देखा नहीं जा सकता और जिन्हें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। जबकि मूर्त विरासत के अंतर्गत साक्षात व देखी जा सकने वाली कला वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे स्थापत्य, मूर्ति, चित्र। भाई, अगर आपने अपने पिताजी से कोई मूर्ति या चित्र लिया है तो वो फिर आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। लेकिन तो वो क्या हो गया, अगर आगे बढ़ रहा है तो वो क्या है, मूर्त है। अमूर्त क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में केवल पूर्वजों से प्राप्त परंपराएं ही शामिल नहीं होती, बल्कि इसमें ऐसी समकालीन ग्रामीण व शहरी परंपराएं शामिल हैं जिनमें विधिक सांस्कृतिक समूह प्रतिभाग करते हैं। तो यही चीजें हैं, अमूर्त और मूर्त में अंतर केवल डिफाइन किया गया है। अब लेकिन हमें जो पढ़ना है वो क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं वार्षिक बैठक 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य कसाने बोत्सवाना में संपन्न हुई। बोत्सवाना बहुत अच्छे से याद रखना, अफ्रीका में है बोत्सवाना, ठीक है। इस बैठक में जो ये बैठक हुई, इस बैठक के दौरान 51 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में 140 देशों की कुल 693 विरासतें शामिल हो चुकी है। मतलब 140 देश है यूनेस्को की विरासतों में शामिल, जिसमें 140 देशों के 693 विरासत शामिल हो चुके हैं, ठीक है। 51 नई विरासतों में 45 को, मतलब 51 में जो 45 है उनको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। बची कितनी, 6। तो 6 विरासतों को अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल किया गया है। इसी वार्षिक बैठक के दौरान गुजरात का जो गरबा है उसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया गया है। अमूर्त, भाई गरबा देखा थोड़ी ना जा सकता है, हम पूर्वजों से सीखते हुए आ रहे हैं गरबा, तो वही हम करते हैं, ठीक है ना। तो गरबा क्या है, ये एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो अमूर्त मूर्त में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। गरबा भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त विरासत, सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया। अच्छा, 15वीं नंबर की है, याद रखना, ठीक है ना। मतलब 140 देशों के 693 शामिल हैं, जिसमें से भारत की कितनी है, 15 हो गई है, ठीक है। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है जो हिंदू त्योहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। नवरात्रि में आपने देखा होगा गरबा काफी किया जाता है, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो तो इसके बारे में तो पता ही होगा। चलो खैर, गरबों या गरबा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द गर्भदीप से हुई है। गर्भदीप कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। गोलाकार छेद वाले एक मटके को गरबों के नाम से जाना जाता है। यह मटका मानव शरीर का प्रतीक है और उसके अंदर के जलता हुआ दीपक दिव्य आत्मा का प्रतीक है। इस गरबों की स्थापना के बाद मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इसके चारों तरफ घूमकर नृत्य किया जाता है। इसी नृत्य को गरबा कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति के सदस्य हैं। 24 सदस्यीय समिति में भारत का चुनाव वर्ष 2022 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया था। मतलब भारत में चुनाव हुआ है 2022 में, जिसमें भारत जो है 4 साल के लिए कार्यकाल उसको मिला है, ठीक है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें, जैसा कि आपको पता है कि अन्य जो विरासतें हैं
अन्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें जो यूनेस्को में शामिल हैं भारत की, वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पहला है रामलीला। रामलीला रामायण की पारंपरिक प्रस्तुति, सबको पता होगा, 2008 में शामिल किया गया। आपको सन भले भले न याद रहे, लेकिन केवल ये याद रहना चाहिए कौन कौन है, और एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, ये भी 2008 में। कुट्टियत्तम, ये कहाँ है? नाट्य कला है, 2008 में। रम्मन, गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है, 2009 में। मुडियट्ट, क्या है? मुडियड, केरल का है, रंगमंच नृत्य नाटक है, 2010 में। कालबेलिया, बहुत बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में, कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का है, 2010 में। छऊ, छऊ नृत्य पूर्वी भारत का है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल साइड, ठीक है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, एक मंत्रोच्चार है, वो सिंपल है, वैदिक मंत्रोच्चार। ये है लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ये 2012 में। संकीर्तन, संकीर्तन कहाँ? मणिपुर का। पंजाब के डंडियाल गुरु के ठठेरे द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला को भी शामिल किया गया है 2014 में। योग, योग को शामिल किया गया है 2016 में। नवरोज, नवरोज त्योहार को शामिल किया गया है 2016 में। आपको बताना है नवरोज त्योहार किसने शुरू करवाया था, किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने शुरू करवाया था, आपको कमेंट में बताना है नवरोज, ठीक। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया। और कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है बहुत ही प्रसिद्ध है, 2021 में। और अभी हाल ही में 15वें नंबर का गुजरात का गरबा शामिल किया गया है। क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है। चलिए अगला, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 है, क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। यह विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों को तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 में किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। EU तथा 63 अन्य देश, EU का मतलब यूरोपीय संघ, ठीक है ना, यूरोपीय संघ तथा 63 अन्य देश संयुक्त रूप से संपूर्ण विश्व के लगभग 90% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं आपको पता होने चाहिए, जैसे जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ओजोन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस के आधार पर जारी होता है, नवीकरणीय ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा उपयोग के आधार पर, और जलवायु नीति के आधार पर। 8 दिसंबर 2023 को COP28 जो अभी UAE में हो रहा है के दौरान जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया है। मतलब 2024 का जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक या प्रदर्शन किसने जारी किया है, तो ये याद रखना चाहिए। कौन सा संस्करण है? ये 19वें नंबर का संस्करण है। CCPI 2024 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब टॉप 3 में कोई भी नहीं है, टॉप 3 में इस बार कोई भी नहीं है। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी देश जलवायु परिवर्तन को सुधारने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। कोई भी देश वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। भाई सीधी सी बात है, अगर सब देश ये चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ें तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी लगाएं। अब जब ज़्यादा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है पर्यावरण तो वैसे ही नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। डेनमार्क ने CCPI 2024 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में चौथा स्थान हासिल किया है। मतलब 1 से 3 तक तो कोई नहीं है, चौथे नंबर पे कौन है? डेनमार्क है। सऊदी अरब
सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। सऊदी अरब में क्या है, अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन देश चीन पिछले वर्ष के समान 91वें नंबर पे है। तो आपसे कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा देश कर रहा है, वन लाइनर में क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश अमेरिका है। दूसरे नंबर का कौन है, अमेरिका है। ये वनडे एग्जाम में आते हैं तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और बहुत ही आराम से वीडियो देखा करिए, जल्दबाजी में करंट कभी तैयार नहीं होती है। CCPI 2024 में 3 G20 सदस्य यथा भारत, जर्मन, यूरोपीय संघ उच्च प्रदर्शन करने वाले देश क्षेत्रों में शामिल हैं। विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के 75% से अधिक उत्सर्जनों के लिए G20 देश जिम्मेदार हैं। CCPI 2024 की जो रैंकिंग है, जैसे मैंने बताया, चौथे नंबर से स्टार्ट है, पहले से तीसरे तक कोई नहीं है। चौथे नंबर पे कौन है, डेनमार्क है। पांचवें नंबर पे एस्टोनिया है, ठीक है ना, बाल्टिक देश है एस्टोनिया। छठवें नंबर पे फिलीपींस है। सातवें नंबर पे भारत है। बस भारत तक याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स देशों की स्थिति देख ले। सातवें नंबर पे भारत है। अगर पूछ ले कि ब्रिक्स देशों की स्थिति क्या है, तो सातवें नंबर पे भारत है। उसके बाद अंतिम 5 देश कौन है, तो जैसे मैंने बताया कि सबसे लास्ट कौन है, सऊदी अरब है। सबसे लास्ट 67वें नंबर पे सबसे लास्ट सऊदी अरब है। सेकेंड लास्ट ईरान है। सेकेंड लास्ट कौन है, ईरान है। बस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का 7वां स्थान है। जैसे कि अब हम लोग श्रेणी में देखा ही हम लोगों ने, तो भारत का स्थान क्या है, 7वां है। इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत का ये स्थान है। जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90 रैंक पे है, नवीकरणीय ऊर्जा में 37वें नंबर पे है, ऊर्जा उत्पादन में 10वें नंबर पे है, जलवायु नीति में 10वें नंबर पे है। ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ये नंबर याद रखने हैं, भारत के हैं चूंकि, तो याद करने हैं। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि दिखे। ठीक है। चलिए क्या है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। 1923 में स्थापित टाइम पत्रिका द्वारा 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। ठीक है। अब जो अपने को इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। नीचे आइए। भारत की तरफ से आप देख रहे हो, भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। मतलब महात्मा गांधी जो है वो पहले एकमात्र भारतीय हैं जिनको 1930 में टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर में चुना गया था। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। हालांकि वर्ष 2014 और 2016 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन लीडर्स पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था। मतलब ये ऑनलाइन मोड पे घोषित हुए थे, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो 1930 में पहले और अंतिम कौन है, महात्मा गांधी ही है। ठीक। स्मरणीय तथ्य देख ले। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2023 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है। ठीक है ना। वर्ष 2023 कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कहाँ की पत्रिका है, तो याद रखना ये अमेरिका की है, यूएसए। प्रख्यात अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने वन लाइनर का अगर मेरा लेक्चर लिया है, मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे केवल डिटेलिंग है, उतना ही आप पढ़ लेते हो पहला वाला वीडियो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। तो खैर क्या है कि इस बार का पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, टेलर स्विफ्ट है। कौन है, अमेरिका की गायिका है, गीतकार है। 2017 में टाइम पत्रिका ने द साइलेंट ब्रेकर्स नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था, जिसमें पत्रिका के कवर पेज में शामिल महिलाओं में टेलर स्विफ्ट को भी स्थान दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द साइलेंट ब्रेकर्स समूह ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रकार टेलर स्विफ्ट टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर
2 बार स्थान प्राप्त करने वाली भारत की विश्व की पहली महिला कौन है? तो टेलर स्विफ्ट अमेरिका गायिका है। साथ ही कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों हेतु टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाली प्रथम व्यक्ति हैं ये। ठीक है। टाइम पत्रिका द्वारा अन्य प्रमुख श्रेणियों में कौन कौन से विजेता हैं तो वो भी देख लेते हैं। जैसे सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सैम ऑल्टमैन को चुना गया है। ओपन आई के सीईओ हैं ये। ओपन आई एक कंपनी है, ओपन एआई इनके सीईओ हैं। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को, ये फुटबॉलर है, ये तो सबको पता होगा। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स निवेल का दिया गया है। ठीक है ना। तो ये वाले पॉइंट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। चलिए आगे देखेंगे। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा। नदी डॉल्फिन क्या है? ये नदी डॉल्फिन, तो नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का समूह है जो विशेष रूप से मीठे पानी या खारे पानी में पाई जाती है। ठीक, तो अपने को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा क्योंकि फैक्ट ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए। बाकी कहानी तो आप टेलीग्राम पे वीडियो पढ़ेगा, पूरा पीडीएफ पढ़ेगा, वहाँ से आप ले लेना। ठीक है। 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन को 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बागोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। कोलंबिया कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 के हस्ताक्षरकर्ता 11 देश कौन कौन से हैं? जैसे बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन का मुख्य उद्देश्य सभी नदी डॉल्फिनों की संख्या में हो रही गिरावट को रोकना और उनकी आबादी में वृद्धि करना। ठीक है ना। और ऐसे ही आपको पता है कि उत्तर प्रदेश ने राजकीय जलीय जीव घोषित किया है डॉल्फिन को 6 अक्टूबर को। ठीक है। चलिए अगला देखें। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी हुई है। तो ये रैंकिंग ब्रिटिश कंपनी क्यूएस द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। इस रैंकिंग के तहत संस्थानों का मूल्यांकन 11 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये 8 दिसंबर 2023 को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी हुई है। ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट हमें जानना है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है। यह इस रैंकिंग का 16वां संस्करण है। पहली बात तो ये रैंकिंग किस नंबर की है? 16वें नंबर की है। इस वर्ष के रैंकिंग में 25 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 856 संस्थानों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं 148, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 30 अधिक हैं। मतलब अगर इसमें 30 घटा दो तो 118 पिछली बार थे। ठीक है, जो कि लिखा भी 118 पिछली बार थे, अब कितने हैं? 148 है। चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ या विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा है कौन? चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय। चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय। क्लियर हो गया। अब देखो एशिया के 3 विश्वविद्यालय कौन शामिल हैं? तो एशिया, भाई चीन कहाँ है? एशिया में आता है, तो पेकिंग विश्वविद्यालय पहले नंबर पे है, सिंपल। उसके बाद हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग का है। तीसरे नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर का है। ठीक है। 2024 में शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय कौन कौन से? जैसे कि आपको पता है सबसे अधिक भारतीयों के शामिल हैं, 148 विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो पहले नंबर पे कौन है? आईआईटी बॉम्बे है। आईआईटी बॉम्बे। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो 40वें नंबर पे है, मतलब पूरे विश्व में देखा जाए 40 नंबर पे है। अब भारत में पहले नंबर पे कौन है? आईआईटी बॉम्बे। दूसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली। तीसरे नंबर पे आईआईटी मद्रास। बस 3 आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। आईआईटी कानपुर 6वें नंबर पे है। यूपी स्पेशल के तहत आप याद कर सकते हो। आईआईटी कानपुर 6वें नंबर पे है। ठीक, चलिए अगला। अगला देखेंगे। रूस CFE संधि से बाहर। रूस जो है CFE संधि से बाहर है। अभी CFE क्या है? CFE संधि का पूर्ण रूप
ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप, यूरोप के पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि है जो 1990 को पेरिस में यूरोप के पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ये संधि 9 नवंबर 1992 को लागू हुई थी। CFE संधि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे उन राष्ट्रों द्वारा समर्पित संपन्न किया गया जो उस समय नाटो या वार्सो संधि के सदस्य थे। तो कुल मिला के आपको सिंपल ये याद रखना है कि यूरोप के पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से किसको बाहर कर दिया गया है, रूस को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, सिंपल फैक्ट है। अब थोड़ा सा अगर फैक्ट देख ले, स्मरणीय फैक्ट, तो 7 नवंबर 2023 को रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से बाहर हो गया है। जून 2023 में रूस ने CFE संधि से बाहर होने के अपने निर्णय के संबंध में इस संधि के डिपॉजिटरी नीदरलैंड और अन्य पक्षकार देशों को अधिसूचित किया था। रूस के बाहर होने की प्रतिक्रिया स्वरूप नाटो ने नवंबर 2023 में CFE संधि के निलंबन का निर्णय लिया है। CFE संधि से बाहर होने का रूसी निर्णय यूरो अटलांटिक सुरक्षा को प्रभावित करेगा। ज़्यादा कोई खास नहीं है, इसमें याद रखना है कि रूस बाहर हो गया है। ठीक है, शीत युद्ध काल के अंतिम वर्षों में हुई यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि को यूरोपीय सुरक्षा का आधारशिला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस बाहर हो गया है, कहाँ से बाहर हुआ है ये थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद ये पॉइंट जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बताया था, ग्वालियर और कोझिकोड। ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में, कोझिकोड आपका केरल में, UCCN में शामिल हो गए हैं। ठीक है, अब देखो, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क UCCN, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का सृजन 2004 में किया गया था ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय स्तर पर सतत विकास किया है। ठीक, जो लगातार काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये सिस्टम आया है। कौन सा सिस्टम? UCCN। ठीक है, अब जो फैक्ट है वो क्या है, 2023 को 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस, क्या है, विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। तो इसके अवसर पर 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे ओजोल इन 55 नए शहरों के यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का दर्जा प्रदान किया है। इन नए शहरों को शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 100 से अधिक देशों में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या बढ़कर 350 तक हो गई है। अब अपने को जो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है, क्या कि भारत के दो हैं, कौन कौन से शामिल हुए हैं, कोझिकोड, ग्वालियर। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है, जबकि कोझिकोड केरल को साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन शामिल हुआ ये तो ठीक है, किस लिए शामिल हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। 2015 में जयपुर को शामिल किया गया था, वाराणसी को शामिल किया गया था, 2017 में चेन्नई को शामिल किया गया था, 19 में मुंबई को, हैदराबाद को, फिर 21 में श्रीनगर को शामिल किया गया है। ग्वालियर, कोझिकोड को शामिल किए जाने के बाद अब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में भारतीय शहरों की कुल संख्या 8 हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय शहरों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। ग्वालियर शहर को यूनेस्को के संगीत शहरों के रूप में मान्यता दी गई है। ग्वालियर की यह ख्याति संगीत के क्षेत्र में दिग्गजों यथा संगीत सम्राट तानसेन, बैजू बावरा, भाई ये दोनों आपने पढ़े होंगे यूपी स्पेशल में कि तानसेन और बैजू बावरा, हिंदी में भी पढ़ा होगा, ये कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर से संबंधित है। कोझिकोड को यूनेस्को ने साहित्य, अब जो ये कोझिकोड है इसको साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के शहर के रूप में मान्यता दी गई है। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय शहर है, याद रखना, रचनात्मक शहरों में कौन? कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का स्थायी आयोजन स्थल है। ठीक है, उसके बाद जो कि बहुत ही फेमस एक विवाद है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद। इजराइल फिलिस्तीन विवाद है। इस विवाद को बहुत ही विस्तार से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इतने में बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है,
हालांकि इसके लिए आपने ऑलरेडी देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं अलग से इसका एक वीडियो बना दूंगा, ठीक, आप लोग उसमें देख लेना। फिलहाल इसमें मैं बता देता हूँ, इसराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में अवस्थित यरूशलेम की समस्या इसराइल फिलिस्तीन विवाद संबंधी बुनियादी समस्याओं में से एक है। इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्मों के इस क्षेत्र से संबंधित अपने अपने दावे हैं। मतलब यहाँ पे कौन कौन सा धर्म है? ईसाई है, इस्लाम है और यहूदी धर्म है, ठीक है। 1948-49 के इजरायली अरब क्षेत्र में इसराइल के पश्चिमी यरूशलेम जबकि जॉर्डन के पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था। 1967 में इसराइल ने पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन से छीन लिया। इसराइल पूरे यरूशलेम को पवित्र राजधानी के रूप में मानता है। आपसे पूछा जाता है विश्व की पवित्र राजधानी कौन सी है, तो यरूशलेम है। जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी मानता है। कुल मिलाकर जमीनी विवाद है, आपको इतने में कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको सीधे से बताता हूँ। क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट? 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। मतलब हमास एक उग्रवादी संगठन है, इसने क्या किया, इजराइल पर हमला कर दिया। अब भारत इजराइल का सपोर्टर है, भारत जो है इजराइल का सपोर्टर है। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमास द्वारा इजराइल पर हमले को, मतलब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो उसको कौन सा ऑपरेशन कहा, तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ठीक। इस ऑपरेशन का सांकेतिक अर्थ इजराइल द्वारा पवित्र अल अक्सा मस्जिद पर की गई इजरायली बर्बरता का उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य गाजा 15 वर्षों की इजरायली नाकेबंदी को भी खत्म करना है। इसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नामक अभियान चलाया। मतलब इजराइल की तरफ से ऑपरेशन आयरन स्क्वाड और हमास की तरफ से ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया गया था, ठीक है ना। दोनों ने अपने अपने ऑपरेशन चलाए थे, भारत ने भी चलाया था, बताते हैं आगे। तो 7 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता का निर्बाध पहुंच तथा इजराइल हमास संघर्ष रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया। 120 देशों ने मतदान किया, 14 देश इसके विरोध में थे, 45 देश भारत सहित मतदान के समय अनुपस्थित रहे। मतलब भारत इसमें नहीं गया था। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में इजराइल, अमेरिका शामिल है, ठीक है। अब अपने को केवल ये पढ़ना है कि हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया। तो कुल मिला के हमास ने इजराइल के विरुद्ध और इजराइल ने हमास के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया, और भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन अजय, ठीक है। ये अभी यूपी पुलिस में भी आया था, तो इसको जरूर पढ़ लेना। चलिए अगला, धोर्डो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। धोर्डो कहाँ का है पहले मैं बता दूं, यह है गुजरात का। गुजरात का धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, तो UNWTO की महासभा का 25वां सत्र अक्टूबर 2023 के मध्य समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची की घोषणा की गई। अब वर्ष 21 से जारी की जा रही इस सूची का यह तीसरा संस्करण है। सभी वैश्विक क्षेत्रों से कुल 54 गांवों को वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया है। UNWTO द्वारा चयनित 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का धोर्डो गांव भी शामिल है। धोर्डो गुजरात के कच्छ जिले का इंपॉर्टेंट, कच्छ के महान रण में स्थित धोर्डो वार्षिक रण उत्सव के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो रण उत्सव होता है वार्षिक, कच्छ का रण सुना होगा, तो रण उत्सव धोर्डो में ही आयोजित होता है। रण उत्सव कच्छ गुजरात में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है जो इस क्षेत्र के पारंपरिक कला, संगीत एवं शिल्प को प्रदर्शित करता है। G20 की अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक धोर्डो में ही आयोजित हुई थी। पहली मतलब कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। गुजरात के भी धोर्डो गांव में ही हुई थी। अब तक UNWTO द्वारा भारत के 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है। धोर्डो को 2023 में और 2021 में पोचमपल्ली तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया है।
पोचमपल्ली को यहाँ की उत्कृष्टता साड़ियों के लिए भारत के सिल्क शहर के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली तेलंगाना सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, 2023 में भारत के मडला मध्य प्रदेश को UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया है। कौन सा कार्यक्रम? अपग्रेड कार्यक्रम। ठीक, इस पूर्व वर्ष 2022 में खोनोमा कोहिमा नागालैंड का है। इसको चयन अपग्रेड कार्यक्रम में भाग लेने हेतु किया गया था, मतलब पहले किया गया था 22 में, अब 23 में मडला किया गया है। ठीक, इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या है? वैश्विक पेंशन सूचकांक। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक मोनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज और मर्सर के सहयोग से CFA संस्थान द्वारा प्रायोजित एक सर्वेक्षण है। वर्ष 2023 के इस सूचकांक में विश्व भर की 47 वैश्विक पेंशन प्रणालियों का एक व्यापार तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है अपने पढ़ने लायक, वो देख लेते हैं। 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी किया गया, जो ये 15वां संस्करण था। MGCPI 2023 के अनुसार नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क एवं इजराइल की सेवानिवृत्ति आय प्रणालियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब एक बार थोड़ा सा ग्राफ की ओर नज़र डाल लेते हैं, तो वही चीज़ है जो मैंने बताया कि रैंक पहले नंबर पे कौन है इसमें? नीदरलैंड है, दूसरे नंबर पे आइसलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क है। भारत का स्थान क्या है? 45वां है। भारत का स्थान 45वां है। 2022 में कितना था? 41 था, अब कितना है? 45 है। ठीक, चलिए आगे। वैश्विक भूख सूचकांक। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वही बताऊंगा, ठीक है ना, फालतू का नहीं पढ़ना अपने को। वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखो यहां से पढ़िए। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों तथा यथा अल्पपोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन तथा बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। ये मतलब वैश्विक जो भूख सूचकांक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कैसे आप तय करोगे कि ये है? तो भैया 4 स्टेज हैं उसकी, जैसे अल्पपोषण है ना, और बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर के आधार पर यह किया जाता है। एक चीज और, वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं को पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है जबकि 100 सबसे खराब। मतलब 0 का मतलब है कि वहाँ पे एक भी बाल दुबलापन नहीं है, सब हष्ट पुष्ट हैं। अल्प पोषण बिल्कुल नहीं है, सब पोषक हैं, है ना। बाल ठिगनापन नहीं है, बाल मृत्यु नहीं हो रही है, कम के बराबर हो रही है, नगण्य हो रही है, तो वहाँ क्या होगा? 0 होगा। और 0 होगा तो वही क्या होगा? अच्छा स्कोर होगा। और जबकि 100 सबसे खतरनाक। बस केवल इतना ही पढ़ना है। अब अपने को देख लेना है कौन कौन से। 12 अक्टूबर 2023 को कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया। किसने जारी किया ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। ये सूचकांक 18वें नंबर का था, 18वां संस्करण था। 2023 की रिपोर्ट खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति विषय पर केंद्रित है। मतलब ये क्या है? ये इसकी थीम है, ठीक है ना। ये थीम आपको याद रखनी है। 2023 का सूचकांक 125 देशों के आधार पर तय किया गया है, ठीक है ना। 125 देश। 2023 में दक्षिण एशिया और अफ्रीकी साउथ ऑफ द सहारा का GHI स्कोर सर्वाधिक है। देख लेते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भूखमरी के चरम भयावह स्थिति में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है कोई भी भयावह मतलब 100 मार्क्स के आसपास कोई भी नहीं है। जबकि 9 देश भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। कैसे? मतलब 100 के पास तो नहीं है लेकिन उसके आसपास हैं। जैसे कौन कौन से हैं? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसोथो, मेडागास्कर, नाइजर, यमन को उनके वर्ष
2023 के GHI स्कोर के आधार पर भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है, जबकि अन्य 3 देश जैसे बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान के उपलब्ध आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण इनको गणना नहीं की जा सकी है। मतलब कुल मिला के ये भी भयावह स्थिति में है। कुल मिला के जो अफ्रीका है पूरा ही भयावह स्थिति में है, ठीक है ना। अफ्रीका वैसे भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से आर्थिक क्या है, पिछड़ापन है। सॉरी, अफ्रीका क्या है, वो पिछड़ा है, ठीक है ना। अब थोड़ा देख लेते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भारत की दृष्टि से। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन के मामले बुरुंडी में सर्वाधिक हैं। बुरुंडी अफ्रीका में। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मृत्यु में नाइजर सर्वाधिक है, ये भी अफ्रीका में। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 20 ऐसे देश शामिल है जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। 5 से कम है। 5 से कम का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छे हैं। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सामूहिक रूप से 1 से 20 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है, जैसे चिली, चीन, क्रोएशिया, कुवैत, लाटविया, सर्बिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना। मतलब इनका स्कोर बहुत ही अच्छा है। और 21वें स्थान पर उज्बेकिस्तान है। जैसे ब्राज़ील का स्थान क्या है, 32। भारत का स्थान इंपॉर्टेंट 111। भारत जो है 111वें नंबर पे है। स्कोर कितना है, 28.7, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा भुखमरी नहीं है। 100 पहुंच जाता तो ख़त्म, 0 भी नहीं पहुंचा है ना। 0 वैसे किसी का नहीं होता है। चीन मतलब अच्छे पोषक तत्वों में है, मतलब 0 के आसपास है। अब 0 के आसपास है तो ये क्या है कि इसको संयुक्त रूप से शामिल किया गया है 1 से 20 सामूहिक रैंकिंग में, ठीक। दक्षिण अफ्रीका 58 नंबर पे है। अंतिम 3 देश जो भयावह स्थिति है जिनकी, थोड़ा बहुत मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, मेडागास्कर है, यमन है। और जैसे हमने बताया कि भारत की रैंकिंग क्या है, 111वीं है। और भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब भारत क्या है, भुखमरी की गंभीर स्थिति में, भयावह स्थिति में नहीं है, गंभीर है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें विश्व गुरु बनने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। खैर, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन बिल्कुल आता है, बिल्कुल बिल्कुल आता है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। डायनामाइट की खोज की वैज्ञानिक थे, सब आपको पता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जो फैक्ट है वो तो सीधे उठाते हैं, ठीक। फैक्ट उठाते हैं सीधे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 को स्टॉकहोम, स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा वर्ष 2023 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। यह पुरस्कार क्लॉडिया गोल्डन को प्रदान किया गया। याद रखना, अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसको मिला, क्लॉडिया गोल्डन को मिला। तीसरी महिला है ये, क्लॉडिया गोल्डन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला है। इनसे पूर्व 2009 में एलिनोर ऑस्ट्रॉम, 2019 में एंथर डफ्लो यह पुरस्कार जीत चुकी हैं, ठीक है। ठीक है, अपने को थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। केवल नाम याद करना है, ठीक है। नोबेल देख लेते हैं। नोबेल का शांति का नोबेल, ठीक। शांति का नोबेल क्या है, द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार ईरान की नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। क्यों किया गया, ये आपका शायद RO में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए इनका जो योगदान था, इसके लिए इनको दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्ती एवं स्वतंत्रता सेनानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोबेल पुरस्कार की घोषणा के समय नरगिस कैद में थी, जेल में थी, समझो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। चलिए, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार।
साहित्य के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो याद रखना है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाव फॉसे को प्रदान किया गया है। जॉन ओलाव फॉसे, ठीक। उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए प्रदान किया गया है। गद्य के लिए प्रदान किया गया है, जो अनकही भावनाओं को आवाज देती है। अनकही भावनाओं को आवाज देती है। नॉर्वेजियन नाइनोर्क्स में लिखी गई नॉर्वेजियन में लिखी गई और विभिन्न शैलियों में विस्तृत उनकी विशाल कृतियों में नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों की पुस्तकें और अनुवाद इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 1983 में उनका प्रथम उपन्यास राउंड स्वार्ड्स अथवा रेड ब्लैक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पहला है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए ये हो गया। रसायन के क्षेत्र में देख ले, रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है। तो रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है देख लेते हैं। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया वे हैं, मतलब इस बार जो रसायन का है वो 3 लोगों को मिला है 2023 का। किसको किसको मिला है। मोंगी जी बावेंडी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के, और लुइस ई ब्रूस कोलंबिया विश्वविद्यालय के, और एलेक्सी आई एकीमोव नैनोक्रिस्टस टेक्नोलॉजी इंक अमेरिका के। ठीक है ना, तो ये नाम है आपके, ये नाम है, ये नाम बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। याद क्या कर लेना, याद तो नहीं होते हैं, इतने खतरनाक नाम है, पढ़ लेना, ऑप्शन आएगा तो आराम से कर लोगे। क्यों दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटम डॉट्स के लिए। ठीक, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है भौतिकी, भौतिकी ले लेते हैं। भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 वैज्ञानिकों को, मतलब समझे, रसायन का भी 3 लोगों को, और फिजिक्स या भौतिकी का भी 3 लोगों को मिला है। कौन है 3 लोग। पियरे एगोस्टिनी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका। उसके बाद फेरेंक क्राउच मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स जर्मनी, एनिएल व्हीलियर लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन। ठीक, तो इन तीनों को मिला है फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में भी तीनों लोगों को मिला है। ठीक, चलिए चिकित्सा में देख लें। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 2 वैज्ञानिकों, अच्छा ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 को, और मेडिकल या चिकित्सा में 2 लोगों को। कौन कौन है वो 2। कैटालिन कार्को, ड्रू वीसमैन। कौन है। कैटालिन कार्को, ड्रू वीसमैन। इन दोनों को मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, और mRNA अर्थात मैसेंजर आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करता है। तो इसी के क्षेत्र में, इसी के शोध में इनको ये मिला है। और याद रखना, कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया था इन्होंने। ठीक है ना, जो टीका बनाया गया था mRNA पर ही आधारित था, उसी पर इनको खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल अवार्ड मिला है। ठीक है, बाकी आप आराम से पूरी PDF आप पढ़ सकते हो यूपी रेगुलर क्लासेस के जो टेलीग्राम है, और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे दे दिया जाएगा। जितने भी PDF अभी तक हैं तो सारी PDF उसी पे पढ़ते रहती हैं, आप PDF आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो आज से करंट अफेयर इतना ही। आगे जो कुछ टॉपिक और बचे हैं जो इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।